साथियों, आज हम बात करेंगे अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली या सर्वसत्तावाद या अधिनायकतावाद। अर्थात आज की वीडियो क्लास में हम निरंकुश तंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में वार्ता करेंगे। इससे पहले हमने लोकतंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आप लोकतंत्रीय प्रणाली को ठीक से समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। संपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लास अपलोड करते हैं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में सरकारों के वर्गीकरण का संकेत हमें प्राचीन समय से ही मिलता है। सरकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा किया गया था। हालांकि अरस्तु से पहले अरस्तु के गुरु प्लेटो के द्वारा भी सरकारों का वर्गीकरण किया जा चुका था। ये बात सत्य है कि प्लेटो से भी पहले सरकारों का वर्गीकरण किसी न किसी रूप में किया गया था, परंतु प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा ही किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई, हम वर्गीकरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं आज? सरकारों के वर्गीकरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राचीन समय से ही, चाहे प्लेटो ने सरकारों का वर्गीकरण किया हो, अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण किया हो, आधुनिक समय में एसी फाइनर, आमनेम पावेल, रॉबर्ट डाहल या मैकियावली, मैक्स वेबर, इनके द्वारा वास्तविक रूप में सरकारों का वर्गीकरण किया गया हो या मोंटेस्क्यू के द्वारा सरकारों का वर्गीकरण किया गया हो, भाई ये बात सत्य है कि सभी ने सरकारों का जो वर्गीकरण किया है इसके आधार अलग अलग लिए हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा सरकार के वर्गीकरण का जो एक आधार बतलाया गया था, क्या बतलाया गया था कि वास्तविक रूप में शासन सत्ता का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, अनेकों के द्वारा। एक व्यक्ति के द्वारा यदि सत्ता का प्रयोग किया जाता है तो राजतंत्र है, अनेकों के द्वारा किया जाता है तो कुलीन तंत्र है, और बहुतों के द्वारा किया जाता है तो वास्तविक रूप में वह लोकतंत्र कहलाता है। मतलब एक कुछ अनेक, एक राजतंत्र कुछ कुलीन तंत्र और अनेकों प्रजातंत्र कहलाता है। ये अरस्तु ने बतलाया था। हालांकि अरस्तु ने प्रजातंत्र को संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र की संज्ञा दी थी। भाई, वास्तव में सरकारों के वर्गीकरण का जब हम अध्ययन करते तो आधुनिक समय में भी किसी न किसी रूप में ये आधार लिया ही जाता है। अब देखिएगा, निरंकुशतावाद क्या है? ये यही तो है कि सत्ता में वास्तविक रूप में व्यक्तियों को सहभागी बनाया ही नहीं जाता है। भाई, जिस राज्य व्यवस्था में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी बनाया जाता है वह लोकतंत्र है, और जिस राज्य व्यवस्था में जनता को सहभागी नहीं बनाया जाता है, भाग नहीं लेने दिया जाता है, वह निरंकुश तंत्र है। तो आधार तो वही है कि वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था में जनता को सहभागी बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। इसलिए आधुनिक समय में वास्तविक रूप में शासन प्रणाली के दो ही प्रकार मुख्य हैं, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। लोकतंत्र की चर्चा हमने कर दी है, सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब हम निरंकुश तंत्र की बात करते हैं तो इसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि निरंकुश तंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में सत्ता में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता को सहभागी नहीं बनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वास्तविक रूप में निरंकुशतावाद या अधिनायक तंत्र या सर्वसत्तावाद है क्या चीज? भाई, सबसे पहले आप ध्यान दें कि वास्तव में अधिनायकतावाद लोकतंत्र की विरोधी विचारधारा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं को स्वाभाविक माना जाता है, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, लोकतंत्र में सत्ता विकेंद्रित होती है, जबकि निरंकुश तंत्र में नागरिक स्वतंत्रताएं स्वाभाविक नहीं होती हैं,
बल्कि निरंकुश तंत्र में नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं वो केवल एक रियायत होती है। अर्थात वास्तविक रूप में शासक राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नागरिकों को कुछ समय के लिए कुछ स्वतंत्रताएं देता है। वास्तव में ये स्वतंत्रताएं स्वाभाविक स्वतंत्रता नहीं है, क्या कर रहा हूँ, स्वाभाविक स्वतंत्रताएं नहीं है, बल्कि केवल एक रियायत है, एक छूट है, एक छूट है। मतलब निरंकुश तंत्र में नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं वो स्वाभाविक नहीं होती हैं, बल्कि केवल एक रियायत होती है, छूट होती है। इसी प्रकार से निरंकुश तंत्र में सत्ता केंद्रित होती है। यहाँ पर वास्तविक रूप में सत्ता एक व्यक्ति, एक दल या एक समूह के हाथों में केंद्रित होती है। निरंकुश तंत्र में वास्तविक रूप में जनता को राज्य व्यवस्था में सहभागी नहीं बनाया जाता है। इसी के साथ में निरंकुश तंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति को शासन का एक साधन माना जाता है, जबकि राज्य, समाज, राष्ट्र ये साध्य होते हैं। यहाँ वास्तव में व्यक्ति एक साधन होता है। निरंकुश तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति का स्थान गौण होता है, जबकि निरंकुश तंत्र के अंतर्गत समाज और राज्य का स्थान प्रमुख होता है, महत्वपूर्ण होता है। वास्तविक रूप में निरंकुश तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति को एक प्रकार से एक खिलौना समझा जाता है, एक उपकरण समझा जाता है। यहाँ वास्तव में शासक राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के साथ साधनों जैसा, उपकरणों जैसा व्यवहार करता है। ये मैंने आपको कुछ सामान्य जानकारियाँ दी हैं कि वास्तव में लोकतंत्र में क्या होता है, निरंकुश तंत्र में क्या होता है। अब समझिएगा भाई, मैंने ये सारी बातें नोट कर दी हैं। यदि आप अधिनायक तंत्र की प्रणाली को ठीक से समझना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये सब बातें आप समझिएगा। देखो मैंने सब बातें नोट कर दी हैं, क्या कि प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा है, अर्थात निरंकुशतावाद या अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा है। क्यों है? क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता विकेंद्रित होती है, जबकि वास्तव में अधिनायक तंत्र में सत्ता केंद्रित होती है। यहाँ पर सत्ता एक व्यक्ति, एक दल या एक समूह में केंद्रित होती है। यहाँ लोकतंत्र की तरह सत्ता विकेंद्रित नहीं होती है। यहाँ पर सत्ता का वास जनता में नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सत्ता का वास एक व्यक्ति, एक समूह या एक दल के अंतर्गत होता है। इसी के साथ में अधिनायक कानून द्वारा नहीं, आज्ञप्तियों द्वारा शासन करता है। मतलब निरंकुश तंत्र के अंतर्गत वास्तव में कानून के द्वारा शासन नहीं किया जाता है, बल्कि आज्ञप्तियों के द्वारा, मतलब शासक के द्वारा समय समय पर जो आदेश दिए जाते हैं वो आदेश ही कानून होते हैं और उन आदेशों के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाता है। जबकि लोकतंत्र में कानूनों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। अगली बात, अधिनायक की शक्ति सहमति पर आधारित नहीं बल्कि शक्ति दमन सैनिक बल पर आधारित होती है। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में लोकतंत्र के अंतर्गत जो शक्ति होती है वह शक्ति सहमति पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासक होते हैं उन शासकों को जनता की वैधता प्राप्त होती है। जनता शासकों को चुन करके भेजती है, जनता विधायकों को चुन करके भेजती है। वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका होती है उस व्यवस्थापिका में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको जनता चुन करके भेजती है। इसलिए यहाँ पर वास्तविक रूप में शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वह सहमति के आधार पर किया जाता है। इसी के साथ में लोकतंत्र के अंतर्गत जो विमत होता है, जो विपक्ष होता है, जो असहमति होती है उसका आदर किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, सभी विपक्ष की बातों को सुना जाता है। जबकि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में विमत को, विपक्ष को, असहमति को, विरोध को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति सहमति पर आधारित नहीं होती है, बल्कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जो शक्ति होती है वह दमन सैनिक बल पर आधारित होती है। अर्थात फिर से दोहरा रहा हूँ, अधिनायक की शक्ति सहमति पर नहीं बल्कि शक्ति दमन सैनिक बल पर आधारित होती है, जबकि लोकतंत्र में शक्ति सहमति पर आधारित होती है। यस, अगली बात, नागरिक स्वतंत्रताएं रियायत समझी जाती हैं। अर्थात लोकतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में नागरिक स्वतंत्रताएं जो होती हैं वो वास्तविक रूप में स्वाभाविक होती है। क्या होती हैं? वो स्वाभाविक होती हैं। जबकि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जो नागरिक स्वतंत्रताएं होती हैं, नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं वो केवल रियायत होती है, केवल छूट होती है, स्वाभाविक स्वतंत्रताएं नहीं होती है। आपसे कंपटीशन में किसी भी रूप में
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिनायक तंत्र में नागरिक स्वतंत्रताएं वास्तविक रूप में स्वाभाविक होती हैं या एक रियायत होती है, छूट होती है? नहीं, केवल रियायत होती है, स्वाभाविक स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं। यहाँ पर अधिनायक या शासक के द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं वो स्वतंत्रताएं वास्तविक रूप में राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल एक छूट होती है, एक रियायत होती है कुछ समय के लिए। अगली बात, व्यक्ति राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति साध्य होता है, जबकि शासन सरकार एक साधन होता है। जबकि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत वास्तव में यहाँ व्यक्ति राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र होता है। मतलब अधिनायक तंत्र में वास्तविक रूप में व्यक्ति राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र होता है, जबकि लोकतंत्र में वास्तविक रूप में व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार, शासन, राज्य एक साधन होता है, जबकि व्यक्ति एक साध्य होता है। यस, वास्तव में व्यक्ति तो है भी साध्य ही भाई। व्यक्ति के होने के नाते ही क्या करे, व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता है। इसलिए व्यक्ति किसी का साधन नहीं हो सकता है। राज्य, समाज, राष्ट्र, सरकार, इनकी स्थापना हमने हमारे लिए की है, इसलिए हम किसी के साधन नहीं हैं, हम तो साध्य हैं। सरकार, समाज, नियम, कानून, रीति रिवाज, प्रथाएं, ये सब हमारे साधन हैं। इसलिए किसी भी कानून, प्रथा, रीति रिवाज के द्वारा यदि व्यक्ति का हित होता है तो किसी भी रूप में उस कानून, प्रथा, रीति रिवाज को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर नहीं होने दिया जाएगा। अगर व्यक्ति का अहित राज्य, समाज, सरकार, कानून, प्रथा, परंपरा किसी के द्वारा भी किया जाता है तो हम उनके बनाए हुए कानूनों को, रीति रिवाजों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब की स्थापना, मतलब कानूनों की, समाज की, राज्य की स्थापना व्यक्ति ने अपने लिए की है, हमने अपने लिए की, इसलिए हम किसी के साधन नहीं हैं, हम साध्य हैं। जबकि सभी संस्थाएं, सभी संरचनाएं हमारे क्या हैं, साधन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। अगली बात अब आती है आपका क्या, अधिनायक तंत्र में हम 3 बातें ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं? इसका अर्थ और परिभाषा, ठीक है, अर्थ और परिभाषा। एक पार्ट में तो ये लेंगे, दूसरे पार्ट में अधिनायक तंत्र के प्रकार और तीसरे में अधिनायक तंत्र के लक्षण। 3 बातें होगी, अर्थ, प्रकार और लक्षण। तो अधिनायक तंत्र का सामान्य सा अर्थ ये होता है कि वास्तविक रूप में अधिनायक तंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक दल, एक समूह के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है, अमर्यादित रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वास्तविक रूप में शासक के आदेश ही कानून होते हैं, अर्थात यहाँ अधिनायक तंत्र में सत्ता केंद्रित होती है। वास्तविक रूप में यहाँ किसी भी रूप में नागरिकों को स्वतंत्रताएं नहीं दी जाती हैं। अधिनायक तंत्र में वास्तविक रूप में किसी भी रूप में विरोध, विमत को, असहमति को स्वीकार नहीं किया जाता है। अच्छा, अब इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात इसमें महत्वपूर्ण और नोट करेंगे, अधिनायक तंत्र में राज्य, राष्ट्र, समाज में कोई अंतर नहीं किया जाता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछ ले जाता है। जबकि लोकतंत्र में राज्य, राष्ट्र, समाज में अंतर किया जाता है, जबकि अधिनायक तंत्र में राज्य, राष्ट्र, समाज में कोई अंतर नहीं किया जाता है। और भाई जब जब राज्य और समाज में अंतर नहीं किया जाता है तब तब तय मानिएगा वास्तविक रूप में जो शासक होता है वह शासक शक्ति का अमर्यादित रूप में प्रयोग करेगा। सच्चाई ये है कि राज्य, समाज, राष्ट्र में अंतर होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में राज्य, राष्ट्र, समाज में अंतर नहीं माना जाता है। अब इसकी 2 परिभाषाएं ले रहे हैं। एक तो है एफ न्यूमैन। क्या कह रहे हैं? अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति, जैसे जर्मनी और इटली में हिटलर और मुसोलिनी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। वहाँ प्रारंभ में तो लोकतंत्र स्थापित किया जाता, लेकिन जब तब वहाँ पर जो है अधिनायक तंत्र स्थापित होता रहा। अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का शासन है। अभी कुछ जरूरी नहीं कि एक व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, दल भी हो सकता है। मूल बात यह है कि राज्य शक्ति का प्रयोग अमर्यादित रूप में किया जा रहा है। हम ये कहेंगे कि गैर संवैधानिक तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, संविधानेतर तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? संविधानेतर मतलब संविधान से बाहर, संविधान के जो कानून है, नियम है, उनको ना अपनाते हुए, उनसे अलग हटते हुए
वास्तविक रूप में राज्य शक्ति का प्रयोग किया जाए। ध्यान दें, अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का शासन है जो राज्य में शक्ति का अधिकार प्राप्त करके उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है और उसका अमर्यादित ढंग से प्रयोग करता है। अर्थात निरंकुश तंत्र का सामान्य सा अर्थ ये होगा कि भाई निरंकुश तंत्र ऐसे शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति, एक समूह या एक दल, तीन बातें बोल रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति, एक समूह, व्यक्तियों का समूह या एक दल के द्वारा वास्तविक रूप में शक्ति का अधिकार प्राप्त करके राज्य में, अब वह अक्सर बलपूर्वक तरीके से होता है, जनता की सहमति से यदि हो रहा है तो फिर वो लोकतंत्र हो जाएगा। बलपूर्वक तरीके से सत्ता हथियाई जाती है तो शक्ति का अधिकार प्राप्त करके उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है और उसका अमर्यादित ढंग से प्रयोग करता है। मतलब किसी भी रूप में वहाँ कोई मर्यादाएं नहीं होंगी, जो शासक होगा वह अमर्यादित रूप से शक्ति का प्रयोग करेगा, जिससे कि आप ये कह सकते हैं गैर संवैधानिक तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वास्तविक रूप में जो शासक होता है उसके जो आदेश होते हैं वही कानून है, वही संविधान है, इसलिए यहाँ पर शक्ति का प्रयोग अमर्यादित रूप में किया जाता है। दूसरी परिभाषा फोर्ड, राज्याध्यक्ष द्वारा, राज्याध्यक्ष जो शासक होता है, राज्याध्यक्ष द्वारा असाधारण एवं संविधानेतर, संविधान से बाहर, संविधान या गैर संवैधानिक कह सकते हैं, संविधानेतर शक्तियों को प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। अर्थात वास्तविक रूप में जब किसी भी राज्य के अंतर्गत वास्तव में शासक के द्वारा असाधारण एवं संविधानेतर शक्तियों को प्राप्त कर लिया जाता है तो वही अधिनायक तंत्र है। जैसे इटली और जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा ऐसा ही किया गया था। बाकी इसके एग्जाम्पल हम आगे देंगे। अगली बात है अधिनायक तंत्र के प्रकार। अब इसमें सारी बातें आ जाएंगी। क्या, देखो विशेषकर अधिनायक तंत्र के 3 प्रकार माने जाते हैं। वैसे इसका वर्गीकरण यदि गंभीरता से करेंगे तो अनेकों बातें सामने आएंगी, लेकिन ये हम इसका वर्गीकरण नहीं ले रहे, हम सामान्य रूप में इसके प्रकार ले रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके सामान्य रूप में अधिनायक तंत्र के 3 प्रकार बतलाए जाते हैं: व्यक्तिक अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र, सैनिक अधिनायक तंत्र। ध्यान दें, व्यक्तिक अधिनायक तंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने नेतृत्व के द्वारा सत्ता को प्राप्त कर लिया जाता है और उसके आधार पर अमर्यादित रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि व्यक्तिक अधिनायक तंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है दलीय अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र। इसमें आप इटली और जर्मनी का भी उदाहरण दे सकते हैं, हिटलर और मुसोलिनी। ठीक है, दलीय अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में शासन शक्ति का प्रयोग दल के द्वारा किया जाता है। जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में चीन के द्वारा, वर्तमान में चीन के अंतर्गत ऐसी प्रणाली है। दलीय अधिनायक तंत्र 2 प्रकार का होता है, समाजवादी और पूंजीवादी। समाजवादी कहाँ है? जैसे पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में चीन के अंतर्गत है। ये कौन सा? समाजवादी अधिनायक तंत्र। और पूंजीवादी अधिनायक तंत्र, ये पुर्तगाल का उदाहरण दे सकते हैं, पुर्तगाल में। तीसरा है सैनिक अधिनायक तंत्र। सैनिक अधिनायक तंत्रगत वास्तविक रूप में सेना के अंतर्गत जो अधिकारी होता है उस अधिकारी के द्वारा सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सत्ता को हथिया लिया जाता है। इसे कहते हैं सैनिक अधिनायक तंत्र। जैसे पाकिस्तान, घाना और अफगानिस्तान में जब तक ऐसी शासन प्रणालियां उभर कर सामने आती रहती हैं। ठीक है भाई, 3 प्रकार हो गए। अब लेंगे हम अधिनायक तंत्र के लक्षण। अब लक्षण तो कोई अलग से नहीं आएंगे, आपने जो यहाँ पर ये सारी बातें समझ ली हैं इसके आधार पर ही अधिनायक तंत्र के या अधिनायकतावाद के लक्षण निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर 1, सर्वसत्तावाद। सर्वसत्तावाद का मतलब क्या होता है कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति, समाज, धर्म सब कुछ राज्य के अधीन होता है। राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर, सब कुछ राज्य के अंतर्गत, सब कुछ राज्य के अधीन। यहाँ सब कुछ राज्य है, सब कुछ शासक है, मतलब शासक के आदेश ही कानून है। सत्ता यहाँ केंद्रित होती है, सब कुछ शासक के हाथ में होता है। शासक अमर्यादित रूप में शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए इसका पहला लक्षण है सर्वसत्तावाद। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है अधिनायक तंत्र का निम्न में से महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? आपका आंसर यही हो जाएगा, सर्वसत्तावाद। ठीक है भाई। दूसरा है
उदारवाद, व्यक्तिवाद और प्रजातंत्र विरोधी। भाई वास्तव में निरंकुश तंत्र उदारवाद, व्यक्तिवाद और प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा है। कैसे? अधिनायक तंत्र के अंतर्गत वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वाभाविक नहीं माना जाता है, बल्कि शासक के द्वारा रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है बस कुछ समय के लिए। मतलब यहाँ स्वाभाविक स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि शासक जो होता है ना, वो शासक अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए व्यक्तियों को कुछ रियायत दे देते हैं बस। बाकी जब चाहे तब उन स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। इसलिए क्योंकि उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। और व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु भी क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता ही होता है। तो निरंकुश तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है स्वाभाविक नहीं समझा जा सकता, बल्कि एक रियायत समझी जाती है। इसी के साथ में लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता विकेंद्रित होती है, जबकि निरंकुश तंत्र में सत्ता केंद्रित होती है। लोकतंत्र में विरोध को स्वीकारा जाता है, विपक्ष को स्वीकारा जाता है, असहमति को स्वीकारा जाता है, विमत को स्वीकारा जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है। जबकि लोकतंत्र में हम ये कहेंगे कि वास्तव में विमत, विपक्ष, विरोध को स्वीकार किया जाएगा, परंतु निरंकुश तंत्र के अंतर्गत किसी भी रूप में विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए निरंकुश तंत्रीय प्रणाली का ये लक्षण है कि ये उदारवाद, व्यक्तिवाद और प्रजातंत्र की विरोधी विचारधारा है। तीसरा है व्यक्ति पूजा या वीर पूजा। भाई वास्तव में अधिनायक तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति विशेष के नेतृत्व को स्वीकार किया जाता है। शासक के आदेश ही कानून होते हैं। यहाँ वास्तव में नेता ही शासक होता है, शासक ही नेता होता है। यहाँ नेतृत्व के सिद्धांत को विशेष रूप में स्वीकार किया जाता है। नेतृत्व के सिद्धांत को विशेष रूप में स्वीकार किया जाता है। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जब सत्ता को हथिया लिया जाता है, तो वास्तव में उसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों को ही कानून समझकर उनका पालन किया जाता है। पालन नहीं करने पर कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति पूजा या वीर पूजा की भावना पाई जाती है। चौथा है दल या शासन में कोई भेद नहीं। भाई लोकतंत्र में दल और शासन में भेद होता है, जबकि निरंकुश तंत्र में दल और शासन में कोई भेद नहीं होता है। कैसे? जैसे अब चीन का उदाहरण ले सकते हैं हम। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल सर्वे सर्वा है। तो भाई साम्यवादी दल ही शासन है, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वो ही काम करेंगी जो साम्यवादी दल कहेगा चीन में। आज की बात बता रहा हूँ मैं। अर्थात साम्यवादी दल जैसा चाहेगा वैसा ही चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जो कि व्यवस्थापिका का नाम है, वो कानून बनाएगी। कार्यपालिका इसी अनुरूप इनकी क्रियान्वित करेगी और न्यायपालिका भी उसी रूप में व्याख्या करेगी जिस रूप में साम्यवादी दल कहेगा। तो मुझे बताइए, दल और शासन में कोई भेद है? नहीं है मेरे भाई। जबकि लोकतंत्र में दल और शासन में भेद होता है, अंतर होता है। भारत में देखिएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक ही चीज़ है? अंतर नहीं है, अंतर है। जबकि निरंकुश तंत्र में अंतर नहीं होता है। दल जैसा चाहेगा वैसा ही सरकार करेगी। अगला है शक्तिशाली और हिंसक साधन विश्वास। भाई लोकतंत्र में वास्तविक रूप में संवैधानिक साधनों को अपनाया जाता है। सहमति के आधार पर शक्ति को प्राप्त किया जाता है, जबकि निरंकुश तंत्र में वास्तव में हिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है। हिंसक साधनों को अपनाने में किसी भी रूप में कोई झिझक नहीं होती है। यहाँ वास्तविक रूप में बल का, दमन का प्रयोग किया जाता है। साम्राज्यवाद में आस्था। छठा है साम्राज्यवादी में आस्था। निरंकुश तंत्र वास्तविक रूप में साम्राज्यवादी में आस्था रखता है। जैसे हिटलर कहा करते थे कि इटली को या तो नष्ट हो जाना चाहिए या फिर अपने सीमाओं को विस्तार करना चाहिए। अर्थात अपनी सीमाओं को विस्तार नहीं किया तो निश्चित रूप में इटली का नाश होगा। ये वास्तव में शासक ये कहते थे, मुसोलिनी भी ये कहते थे, हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही कहते थे कि भाई अपनी राज्य की सीमाओं को विस्तार कीजिएगा, अन्यथा फिर राज्य नष्ट हो जाएगा। तो सीमाओं का विस्तार करना ये क्या है? साम्राज्यवादी है। और क्या है भाई? अंतिम प्रजातांत्रिक आडंबर। निरंकुश तंत्र वास्तव में प्रजातंत्र को एक आडंबर मानता है। जैसे सांसदों को ये बातूनी दुकान कहते हैं। क्या कहते हैं? बातूनी दुकानें कहते हैं। वास्तविक रूप में
यहाँ तक कहा जा सकता है कि निरंकुश तंत्र के समर्थक लोकतंत्र को एक सड़ी हुई दुर्गंध भरी लाश के समान मानते हैं। वास्तव में निरंकुशतावाद के समर्थक प्रजातंत्र को एक दिखावा मात्र, एक ढोंग मात्र मानते हैं। इनका कहना है कि चुनाव तो कराए जाते हैं, लेकिन वास्तव में चुनाव एक ढोंग मात्र होता है। शक्ति का प्रयोग तो वास्तविक रूप में, अंतिम रूप में जो धनवान व्यक्ति होते हैं, जो बलशाली होते हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि निरंकुशतावाद लोकतंत्र को एक आडंबर मात्र मानता है। ये हो गए आपके अधिनायक तंत्र के लक्षण। आप किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं होनी चाहिए। हम लगभग 20 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सके किन्हीं सामाजिक परिस्थितियोंवश। अब हमने पुनः वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। आप हमसे लगातार जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।